हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आप आज 7 तारीख को बना रहे हैं मॉक टेस्ट। तो आइए हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, जो हमने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या दिया था हमने आपको? कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. It is a joint initiative of G7 to fund infrastructure projects across the country. The India Middle East Europe Economic Corridor is a project under PGII. कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो है वो इसी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है वो इसी का पार्ट है। और G7 कंट्री जो है वो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है भारत और मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ। यानी कि हम बात करें कि दुनिया भर में हम पार्टनरशिप बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि अकेले ग्रो कर जाए, है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि भारत जो है वो अकेले ग्रो कर पाए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिएगा। तो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कितने कथन आपके सही हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कितने कथन आपके सही हैं? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नहीं, सभी सही नहीं है। सभी चीज का आंसर ऑल करेक्ट थोड़ी होता है। इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और साथ ही साथ यूएई ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो आप देखिएगा, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, यूएई है, सऊदी है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, यूएसए है। तो ये सारे देश क्या कर रहे हैं? ये सारे देश ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यूरोपियन यूनियन, यहां पर कौन कौन से देश है? यूरोपियन यूनियन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इंडिया है, फ्रांस है, जर्मनी है। G7 कहां पे हुआ, वो देश भी इसमें शामिल होंगे, तो इटली भी है। तो इन लोगों का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOU साइन किया गया है। और इसमें जो G7 के देश भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आपने देख लिया जर्मनी, इटली, जापान, यूरोपियन यूनियन, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो इसका लास्ट स्टेटमेंट है, ये जो इसका लास्ट स्टेटमेंट है, क्या लिखा हुआ है कि ऑल G7 कंट्रीज हैज साइन। नहीं, सारे G7 कंट्री ने साइन नहीं किया है ना। सभी G7 कंट्री ने यहां पर साइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि कनाडा इसमें नहीं है ना। कनाडा भी तो एक G7 देश है, लेकिन कनाडा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा कि जापान भी तो एक G7 देश है, जापान भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो सारे अगर लिखा है कि सभी G7 देश ने साइन किया है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, लेकिन बाकी दो स्टेटमेंट सही है। समझ में आई बात आपको? हाँ, यूके ने साइन किया है, मतलब यूके ने भी इसमें साइन नहीं किया, अलग से आप देखिएगा कि यूके भी नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन ने इसमें साइन किया है, अमेरिका ने साइन किया है, जर्मनी ने साइन किया, इटली ने साइन किया है, लेकिन सारे यूरोपियन यूनियन देश ने इसमें साइन नहीं किया है। तो गलियारा तो बना है, भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा बना है। ये बिल्कुल G7 में इसकी बैठक हुई, इसकी बातचीत हुई, लेकिन G7 के सारे देश इसमें नहीं है। यही आपका होमवर्क क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ठीक है, कहा जा रहा है कि भारत सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ कर रहा है ना। यही क्वेश्चन है, यहां पर ग्लोबल ट्रेड इनिशिएटिव पर सवाल पूछा जा रहा है। क्या बताएंगे आंसर? ओके, ग्लोबल ट्रेड, इंग्लिश में भी देख लीजिए, हिंदी में भी क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी का क्वेश्चन पहले इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए कि क्या चाइना ने रिप्लेस कर दिया है अमेरिका को, और चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। क्या चाइना का जो शेयर है इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ये 40% से भी अधिक है। दो कथन आपके सामने हैं, इसको आप हिंदी में देखेंगे और आंसर बताएंगे।
राइट। तो यहाँ पर भी दोनों कथन सही है, इस बात को याद रखिएगा कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसमें से 40% हिस्सेदारी जो है वो चीन की है। तो चीन की हिस्सेदारी 40% है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि व्यापारिक भागीदारी के में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ले ली है। तो दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। क्या है सवाल कि सहस्त्रालोकन, रामचरितमानस, पंचतंत्र, आचार्य आनंद वर्धन, तुलसीदास और विष्णु शर्मा, कौन सा स्टेटमेंट सही मैच है? कौन सा स्टेटमेंट सही मैच है? यहां पर हम देख रहे हैं कि सहस्त्रालोकन ये आचार्य आनंद वर्धन ने लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसमें सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहां पर दो कथन आपके सामने हैं। क्या बताया जा रहा है कि कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शिवालिक फुटहिल्स ऑफ हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में जो शिवालिक फुटहिल्स है वहां पर आपका कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि तेराई क्षेत्र का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्टर्न मोस्ट, तो ये उसका पार्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में है कि कलेसर फॉरेस्ट, इसमें आपके खैर के बहुत पेड़ मिलते हैं, साल के पेड़ मिलते हैं और ये सब सतलज नदी के पास है। ठीक है, तो कलेसर वन में खैर, साल के पेड़ के घने आवरण के लिए जाना जाता है, सतलज नदी के पास है। तो यहां पे आपको इस तरह से समझना है कि सतलज नदी यहां नहीं होगा, आंसर होगा यमुना। तो हरियाणा में कौन सी नदी है? यमुना नदी है। इस कारण से आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। इसका मतलब है कि कलेसर को देखकर डरना नहीं है। हो सकता है आपको कलेसर के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते थे कि हरियाणा में यमुना नदी बहती है। राइट, ओके। Change in the flow of the current in the molten outer core, melting of the glacier, friction between ocean water and sea water। तो ये बताया जा रहा है रोटेशन के बारे में। क्या बात हो रही है? पिघले हुए बाहरी कोर में धाराओं के प्रवाह में परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, महासागरीय जल तथा समुद्र तल के बीच में घर्षण। ठीक है, तो यहां पे आपको आंसर बताना है कि कितने कथन आपके सही हैं। ओके, तो बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो कारण है जो कि धरती के रोटेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जो मोल्टेन आउटर कोर है, जो आउटर कोर है, लिक्विड का बना हुआ कोर है, उसमें करंट का फ्लो होना, क्या ये रोटेशन को प्रभावित करता है? ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघलेगा तो पोल में भी ज्यादा मास है, वो पिघल के पूरे सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा, क्या वो प्रभावित कर रहा है? फ्रिक्शन है सॉल्ट वाटर और जो ओशन वाटर है और सी फ्लोर में है, उसमें जो फ्रिक्शन है क्या वो प्रभावित कर रहा है? धरती के ऊपर कोई भी इस तरह का बल अगर काम कर रहा है तो सभी जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। यह हाल ही के रिपोर्ट में जारी किया गया है कि हाँ, अगर ग्लेशियर पिघलता है तो प्रभावित होगा। ठीक है, क्लैरिटी आ गई? अगला सवाल नाबार्ड के ऊपर है। नाबार्ड इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नाबार्ड पर सवाल क्या पूछा जा रहा है इसको आप देखिएगा। ठीक है, यहां पर दो कथन है। पहला कथन है कि ये शिवा रमन कमेटी यहां पर रिकमेंडेशन दी थी। शिवा रमन कमेटी या शिव रमन कमेटी आप बोल सकते हैं, 1982 में रिकमेंडेशन आया था। ठीक है, और दूसरा कथन है कि सहकारी बैंक
और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी को देखरेख करता है तथा सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म को एकत्रित करता है। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये नबार्ड के बारे में है, शिवरमन कमेटी के सिफारिश से नबार्ड को बनाया गया था। ठीक है, केस्लर सिंड्रोम, ये केस्लर सिंड्रोम हाल ही में न्यूज में रहा है। इसको हिंदी में आप देख लेंगे क्वेश्चन को, फिर हम लोग इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको रीड करिएगा। लिखा हुआ है केस्लर सिंड्रोम के बारे में। केस्लर सिंड्रोम क्या है? सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोल का जो भी बॉडी है वो आकर टकरा जा रहा है एक दूसरे में, ग्रेविटेशनल फील्ड उसका मिसअलाइन हो रहा है, क्या ये है? या फिर केस्लर के बारे में आप सीधे आंसर जानेंगे तो यह वह परिघटना जिसमें पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में कबाड़ एक ऐसी बिंदु पर पहुंच जाता है जहां ये अधिक से अधिक अंतरिक्ष मलबा पैदा करता है। तो बेसिकली phenomena in which the junk in the orbit of the around the earth reaches a point where it just create more and more space debris, यानी कि सब एक ही जगह के पहुंच गए हैं और स्पेस में जो मलबा है, जो कचरा है, वो बढ़ते ही जा रहा है। इसी को हम केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन के बारे में पूछा गया है। ये आर्बिट्रेशन क्या होता है? तो यहाँ पे हिंदी में देखिएगा तो यहाँ पे मध्यस्थता, मान लो कि किसी को, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, इसको आर्बिट्रेशन का मतलब नहीं पता है तो वो हिंदी में क्वेश्चन को जरूर रीड कीजिए। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि वे ज्यादातर पार्टियों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, आर्बिट्रेशन में जाइएगा तो बाध्यकारी तो होगा। वे एक परीक्षण की तुलना में कम औपचारिक है और साझे के नियम में अक्सर ढील देती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये लेस फॉर्मल है देन अ ट्रायल एंड रूल ऑफ द एविडेंस आर ऑफन रिलैक्स्ड। ठीक है, नियम कानून के हिसाब से उतना नहीं चलता है लेकिन बाध्यकारी है। आमतौर पर मध्यस्थता के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं होता है। जब आप आर्बिट्रेशन में जा ही चुके हैं तो वहां पर बेस्ट फैसला लिया जाएगा, तो इस कारण से उसके खिलाफ फिर आगे अपील नहीं होगा। आमतौर पर ज्यादातर यही होता है। यही इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थता के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। ये कथन ऐसे कथन है जहां पे अगर एग्जाम में ये आएगा तो आपका कंफ्यूज होना बहुत ही ऑब्वियस है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। कोरोनल मास इजेक्शन, ये कोरोनल मास इजेक्शन सीएमई न्यूज में रहा है। ठीक है, आदित्य L1 के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो सीएमई न्यूज में रहा है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये सबसे गंभीर भूचुंबकीय तूफान के प्राथमिक चालक हैं। क्या सन के बाहर के जो सतह है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। ठीक है, ये जनरली कहाँ होते हैं? जहां पे सन का सनस्पॉट होता है जो कि ज्यादा ठंडे हैं। हो कहाँ रहा है? सनस्पॉट में हो रहा है। सनस्पॉट क्या है? जो सबसे ठंडा वाला एरिया है, ठीक है, जो कूल है, वहां पर ये हो रहा है। और यहां से जो भी निकल रहे हैं, यहां से जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं वो क्या है? वो हाईली मैग्नेटाइज्ड है। यहां से जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं वो क्या है? ये हाईली मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। दोनों कथन यहाँ पे आपके सही हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। चीनी सबसे ज्यादा यहीं प्रोड्यूस भी हो रही है, यहीं खाई भी जा रही है। FSSAI लिमिट्स ट्रांस फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड जो है इन फूड प्रोडक्शन टू 2% ऑफ द मास ऑफ द टोटल ऑयल एंड फैट्स। तो बोला जा रहा है कि फूड प्रोडक्शन में
जो भी ऑयल फैट का इस्तेमाल किया जा रहा है, FSSAI ने अभी उसको लिमिट कर दिया, उसमें ट्रांस फैटी एसिड कितना होना चाहिए। तो जो भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है, पूरे खाने का, पूरे जो खाने में ऑयल या फैट है, उसका सिर्फ 2% ही हो सकता है ट्रांस फैटी एसिड। ये भी आपका सुर्खियों में रहा है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, आपको जरूर लगेंगे कि मैम ऐसे क्वेश्चंस तो हम नहीं जानते हैं, नहीं बनाते हैं, लेकिन एग्जाम में हम फोकस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का जो जो एवरेज बच्चे छोड़ देंगे। ठीक है, तो उस पर भी फोकस करना हमारे ही काम है। हमने साल भर मेहनत तो की है, जो इजी मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, लास्ट मोमेंट में क्यों ना हम 100% स्कोर करने का सोचें। अगर 30-40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में आ रहा है, तो हमको लास्ट मोमेंट में 100% स्कोर करने का सोचना है, राइट? ओके, यहां पे लिखा हुआ है कि डस्ट स्टॉर्म, about 75% of the global dust emission originate from natural sources in the world's dry land। यानी कि जो सूखा है, वहां पर वैश्विक धूल उत्सर्जन का लगभग 75% दुनिया के शुष्क क्षेत्र में प्राकृतिक स्रोत से उत्पन्न होता है। ठीक है, कनेक्टिव डस्ट स्टॉर्म इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर लोकली कॉल्ड आंधी। कहा जा रहा है कि इस तरह के जो आंधी तूफान हम लोग जानते ही हैं, धूल मिट्टी वाले हवा आते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनको आंधी कहते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, लेकिन आपको पहला कथन याद रखना है कि भले ये मानव जनित जो गतिविधियां हैं उसके कारण तो हो रही हैं, लेकिन इसका मेन एजेंडा, मेन कारक क्या है, प्राकृतिक स्रोत जो है, इसका ये मेन कारक है। चलिए, यहां पर दो कथन लिखे हैं। द नेचुरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैरी एंटीजन टू टारगेटेड एरियाज विद इन द बॉडी। The natural transport system of the human body can be used to carry antigen to the targeted area within the body. Biotaxi. So biotaxi refer to the technique where scientists use virus or protein particle to transport antigen to the lymph nodes. तो आपने बताना है क्या लिखा हुआ है यहां पर, बायोटैक्सी के बारे में भी बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है, बायोटैक्सी क्या होते हैं, बायोटैक्सी क्या होते हैं? लिखा हुआ है कि बायोटैक्सी उस तकनीक के संदर्भ को संदर्भित करता है जहां वैज्ञानिक लिम्फ नोड में एंटीजन को परिवहन करने के लिए वायरस या प्रोटीन कणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि बायोटैक्सीज जो है वो अवॉइड करता है कि हम आर्टिफिशियल कैरियर का इस्तेमाल नहीं करें। तो एकदम ही उलट लिखा हुआ है। हाल ही में न्यूज में रहा बायोटैक्सी का मतलब होता है कि ये ट्रेडिशनल मेथड से काम कर रहा है और इसका जो नेचुरल कैरियर है, जैसे कि सीरम का यूज कर रहे हैं या एल्ब्यूमिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो एल्ब्यूमिन है उसका इस्तेमाल हो रहा है, बायोटैक्सी है ना, या सीरम का इस्तेमाल हो रहा है। आप ही सोचिए कि अगर वायरस आ रहा है या बाहर से कोई प्रोटीन पार्टिकल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे बॉडी के लिए तो आर्टिफिशियली यूज है, वो हमारे बॉडी में है नहीं, है ना, वो हमारे बॉडी में है नहीं। बाकी पहला कथन सही है। पहला कथन क्या लिखा हुआ है, पहला कथन लिखा हुआ है कि द नेचुरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी
कैन बी यूज टू कैरी एंटीजन। तो नेचुरली तो हमें एंटीजन का ही इस्तेमाल करना है, और बायोटैक्सीज में हम एल्ब्यूमिन या सीरम का इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी में ही है, बाहर से किसी चीज को नहीं लाना है, यही बायोटैक्सिन कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स न्यूज में रहे हैं, अगर आपने नहीं सुना है कोई बात नहीं, आप यहां से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओलेंडर फ्लावर्स के बारे में। ये ओलेंडर फ्लावर अचानक क्या है, ये ओलेंडर फ्लावर्स अचानक क्या है? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोज बे and is widely cultivated plant in tropical and subtropical and temperate region around the world. पानी का बहुत डिमांड करता है ये क्रॉप, और बिल्कुल ही सूखा में नहीं रह सकता है। तो अचानक से ये ओलेंडर फ्लावर्स न्यूज में है, ये ओलेंडर फ्लावर्स न्यूज में है, ये है क्या? यस, हाल ही में न्यूज में रहे ये फूल ओलेंडर्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में, हिंदी के सारे स्टूडेंट्स जो है इसको रीड करेंगे। तो बेसिकली ये न्यूज में क्यों आया था? देखिए न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि ये पानी की मांग वाला फसल नहीं है, एक्चुअली ये ऐसा फूल है जो कि ड्राउट में रह सकता है, सूखे में रह सकता है, और इसी के कारण ये जो ओलेंडर फ्लावर्स है ये आपका सुर्खियों में रहा है, ठीक है, ये सुर्खियों में रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। देखिए ऐसे तो हम लोग 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़ते ही हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पे प्रिंट हुआ है, या फिर इंजन जो प्रिंटिंग, रॉकेट प्रिंटिंग शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल जो है वो अब वैसे नहीं आते हैं कि आपको एक लाइन में बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। सवाल यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो क्वेश्चन आपके सामने है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर। यहाँ पर इंग्लिश में पहले आप हिंदी में देख लीजिए, हिंदी के बच्चे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यस, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना। देखिए अच्छे क्वेश्चंस बनाइएगा ना तो एग्जाम में आपको फायदा होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए हम भी बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आपसे करवा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड करंट में काफी बढ़ गया है। ओके ठीक है, तो ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लिखा हुआ है, 4 कथन यहाँ पे लिखे हैं, आपको दिख रहे हैं। ओके इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बायोनिक ईयर्स, ठीक है, ईयर यानी कि कान का भी लग सकता है, या फिर कंस्ट्रक्टिव सर्जरी, या वियरेबल डिवाइस। तो ये जो आपके 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है किसमें यूज होते हैं, राइट। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारे जो स्टेटमेंट है आपके सही हैं, बायोनिक कानों में भी है, मोटर वाहनों में भी है, पुनर्निर्माण सर्जरी में भी है, पहनने योग्य उपकरण में भी है, सभी में इसका इस्तेमाल है। अगला सवाल किस चीज के बारे में है, आप लोग सुनते होंगे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब है कि कोई ऐसी बीमारी जो लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी उसके बारे में चर्चा कम हो रही है। तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से आप क्या समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को लेकर। ओके नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को लेकर यहाँ पर लिखा है कि गुएना वॉर्म, चिकनगुनिया, डेंगू, कालाजार, ठीक है। तो ये 4 बीमारियां लिखी हुई हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन से नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज नहीं है। राइट देखिए अगर हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कौन सा रोग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज नहीं है पूछा जा रहा है, नॉट आइडेंटिफाइड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज।
इनमें से सभी जो गुएना वॉर्म है, चिकनगुनिया, डेंगू, कालाजार, ये सभी क्या है, ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आ जाते हैं, एनटीडी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या डेंगू नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ये है, या कालाजार है, तो कालाजार भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। यहां पर सारे आपके ऑल द 4 करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, हिस्ट्री का सवाल है, आसान सवाल है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो पूछा जा रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में कौन इसको फाउंड किए, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो फाउंड किए। पिंक हाइड्रोजन या पर्पल हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं? बताइएगा। क्या समझते हैं पिंक हाइड्रोजन से, पर्पल हाइड्रोजन से? देखिए, पिंक हाइड्रोजन या पर्पल हाइड्रोजन न्यूज में रहा, ये न्यूक्लियर एनर्जी से निकलता है। देखिए, डेविएट मत होइए, एग्जाम लग रहा है कि समय पे ही होगा। प्लीज आप लोग मेंस की तैयारी के लिए, मेंस की तैयारी का मजा तभी आएगा जब हम प्रीलिम्स में इतना मार्क्स लेकर आएंगे कि हमारा 100% श्योर होगा कि एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, यस। ओके, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन किस चीज के बारे में, क्यूपियर बेल्ट के बारे में। ठीक है, इसको रीड करिए, सभी को समय मिलेगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी बच्चों को मिलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो ये एक पेज में आ नहीं पाता है, इसीलिए अलग अलग पेज है। बाकी एग्जाम में भी आप यही उम्मीद रखिएगा कि क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे जो आपके एक पेज में नहीं हटेंगे। ठीक है, ओके। यहां पर देखेंगे 4 कथन है, 4 कथन है, चारों कथन को एनालाइज कीजिए और आंसर बताइएगा। क्यूपियर बेल्ट के बारे में सवाल है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी देख लेंगे क्वेश्चन। ओके, लिखा हुआ क्या है कि क्यूपियर बेल्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ना? क्यूपियर बेल्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिखा है विदिन नेपच्यून होता है, ये नहीं, ये नेपच्यून के बाहर होता है, ये नेपच्यून से भी बाहर है, यानी कि मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये नेपच्यून के बाहर ये है। और ये आईसी ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द ड्वार्फ प्लैनेट लाइक प्लूटो एंड कॉमेट। तो बेसिकली ये किस बारे में है, बस एक ही कथन आपका यहाँ पे गलत था, बाकी सारे कथन सही हैं कि द ऑट क्लाउड, ठीक है, ऑट क्लाउड इज द, ये स्फेरिकल क्लाउड होता है जो कि आईसी बना हुआ है और ये सोलर सिस्टम को सराउंड करता है, ये लंबा पीरियड, लॉन्ग पीरियड कॉमेट है, ये सारी बातें सही हैं। मेटियोर्स जो है वो स्पेस रॉक्स है, मेटियोर्स जो है वो अर्थ में एंटर करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही हाई स्पीड से और मीजोस्फेयर में जल जाते हैं। कॉमेट जो है वो आईसी है, ठीक है, और ये सोलर सिस्टम में है, इससे गैस निकलता है, डस्ट पार्टिकल निकलता है, ये सारी बातें सही है। लेकिन क्यूपियर बेल्ट जो है वो नेपच्यून के बाहर का बेल्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चंस लंबे हैं लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने पे पता चलेगा कि टफ नहीं है, आसान सवाल है, बस उसमें से आपको गलत निकाल लेना है। जैसे कि एमआरआई स्कैनिंग यूजेस एक्सरे इन द मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द बॉडी। एमआरआई हम सभी ने सुना है, तो इसके स्कैनिंग में क्या एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है? देखिएगा, एमआरआई के स्कैनिंग में एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं? एक्सरे में जो चीजें यूज होती हैं वो क्या है, वो आयोनाइज्ड, यानी कि कोई प्लस है कोई माइनस है, आयंस है, और ये इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड रेडिएशन जो हैं वो यहां पर बहते जा रहे हैं। एमआरआई में कोई भी आयोनाइज्ड पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता है। ये सवाल आ सकता है कि किस चीज का इस्तेमाल होता है?
MRI में जैसे लिखा हुआ है रेजोनेंस, तो ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है MRI में, है ना। आपने अगर किसी का करवाया है, कभी देखा है MRI, तो MRI में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। और ये रेडियो वेव जो है वो रीडायरेक्ट करता है किस चीज को, हाइड्रोजन के एटम्स को, हाइड्रोजन के एटम्स को। और ये कोई भी केमिकल चेंज टिश्यू में ना हो, इस बात को भी ये फिक्स करता है। तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है, देखिएगा हिंदी में भी, MRI स्कैनिंग शरीर के तरंग में छवियों का उत्पादन करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में एक्सरे किरण का उपयोग करता है, नहीं, यहां पर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है। MRI scanning cannot produce the picture of the bone computerized tomography CT scan। CT scan का फुल फॉर्म क्या है? CT का मतलब हो गया कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, कैन प्रोड्यूस पिक्चर ऑफ द बोन। ठीक है, CT स्कैन में बोन का पिक्चर आ रहा है, MRI में बोन का पिक्चर नहीं आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। MRI जो है वो इंटरनल ऑर्गन या सॉफ्ट टिश्यू जिसमें बोन भी है उसका फोटो ये निकल सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपने MRI के बारे में समझा। अगर हमको सॉफ्ट टिश्यू का फोटो निकालना है तो सॉफ्ट टिश्यू में हम MRI करवाते हैं, लेकिन अगर हमको हड्डी का फोटो निकलवाना है तो हड्डी के फोटो में बोन्स के लिए फिर CT स्कैन किया जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि इससे आपका हड्डी का स्कैनिंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आप देखिएगा कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ज्वेलरी एंड अदर वेयरेबल मटेरियल जो मेटालिक एसेसरीज है आर नॉट अलाउड इन द MRI सिंस इट्स इंटरफेरेंस विद द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, जैसे हम अपने पिताजी का जब करवाने गए थे तो बॉडी पूरा चेक कर लेता था, सिर्फ कपड़ा होना चाहिए बॉडी पे, किसी भी तरह का मेटल का यहाँ नहीं होना चाहिए। दो कथन सही है, लास्ट स्टेटमेंट आपका मतलब दो कथन आपके गलत है, लास्ट स्टेटमेंट आपका सही है, तो ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा देखने में, लेकिन ये साइंस एंड टेक का बड़ा अच्छा सवाल है जो आपको पता होना चाहिए MRI के बारे में, है ना। थोड़ा समय लीजिएगा, लेकिन MRI से यहां से सवाल आ सकता है। MRI के बारे में यहां पर दो कथन क्यों गलत है, तो क्योंकि ये रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है, ये एक्सरे का नहीं इस्तेमाल करता है। और सॉफ्ट टिश्यू के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन हड्डी का भी ये तस्वीर उतार सकता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट। भारत ने इस पे काफी ज्यादा इस साल आवाज उठाई है काउंटर टेररिज्म को लेकर, कि हम किस तरह से टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं। दो कथन लिखा हुआ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 1373 which was adopted unanimously on 28 सितंबर 2001, यानी कि टेररिज्म के खिलाफ 1373 को यूनाइटेड नेशन ने अडैप्ट किया था क्योंकि 9/11 हुआ था। और कमिटी कंप्राइजेस ऑफ 15 मेंबर्स। तो हाँ, ये भी बात सही है कि सदस्य जो हैं, स्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य 10 हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यहां पर कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। और कौन सा क्लॉज है? तो क्लॉज जो है वो 1373। अगर 1373 पूछा जाएगा कि किस चीज से रिलेटेड है, तो आपने सीधे बताना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ये आपका काउंटर टेररिज्म यानी कि टेररिज्म के खिलाफ ये रिलेटेड है इसी चीज से। ठीक है। यूलो प्रोक्लेमिनेशन, ये न्यूज में रहा है। यूलो प्रोक्लेमिनेशन क्या है? ठीक है, तो ये बेसिकली देखिए लैंग्वेज की बात हो रही है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसी तरह से सवाल कि हाल ही में यूलो प्रोक्लेमिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल है सुंदरबन से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग जनरली ऐप की क्लासेस में करवाते हैं, जो पेड कोर्सेज होते हैं। इस लेवल के जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं वो यूट्यूब पे ज़्यादातर नहीं करवाए जाते हैं। यूट्यूब पे भीड़ बढ़ाने के लिए आप देखते होंगे बाकी क्लासेस जल्दी इजी क्वेश्चंस करवा दिए, बच्चे भी खुश, एग्जाम में हो गया गड़बड़। तो वो काम नहीं हो सकता है। एटलीस्ट इतना तो एग्जाम के दिन हम खड़े रहे यहाँ पे और आप बोले कि हाँ उसी लेवल का क्वेश्चन आया था जो कि क्लास में करवाया गया था।
यहाँ पे क्या है, सुंदरबन के बारे में है कि दुनिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट जहां पे टाइगर्स रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुंदरबन है। वाइल्ड जो रॉयल बंगाल टाइगर है या लिजर्ड, वाटर मॉनिटर लिजर्ड है, डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन है, ऑलिव रेडली टर्टल है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्या दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन जहां पर बाघ रहते हैं, क्या ये सुंदरबंस है? ये सुंदरबंस है। रॉयल बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन और ऑलिव रेडलेट कछुए यहीं पाए जाते हैं। यहां पर आप देखिएगा दोनों कथन सही हैं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेटाइजेशन। क्लाइमेटाइजेशन क्या है? क्लाइमेटाइजेशन के बारे में हम क्या समझते हैं? क्या होता है क्लाइमेटाइजेशन? हाल ही में न्यूज में रहा। क्लाइमेटाइजेशन क्या है? हमारा जंगल जो है वो जितना कार्बन को सिंक कर ले, हमारा जंगल जो है वो जितना वनों का मूल्यांकन यहाँ पे किया जा रहा है कि यहाँ पर कार्बन सिंक कितना हो सकता है। तो फॉरेस्ट वैल्यूएशन ऑफ फॉरेस्ट एज कार्बन सिंक ओवरशेडिंग देयर क्रूशियल इकोलॉजिकल एंड सोशल रोल्स। इसका मतलब है कि आप अगर जंगल बहुत सारे जंगल बढ़ा रहे हैं, फॉरेस्ट लगा रहे हैं, आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कल्चरल और सोशल रोल्स भी हैं। लेकिन उसको छोड़कर आप सिर्फ अभी किस बारे में बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं कि कार्बन सिंक यहां पर होता है। ओके, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, कमांडर इन चीफ के बारे में है। तो कमांडर इन चीफ के बारे में जो सवाल है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी क्लास है और लंबी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, आप इसको सर्च कीजिएगा। इसके साथ साथ आपने एक काम करना है कि अभी जो चीफ हैं सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के, आईटीबीपी के, असम राइफल्स के, एनएसजी के, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होमवर्क दिया है मैंने आपको? असम राइफल्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, एनएसजी, इन सभी के चीफ का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियर भी हो जाएगा आपको और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये होमवर्क के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी हाइफेनेशन। डी हाइफेनेशन, जैसे हम लोग ऐसे हाइफन लगा देते हैं ना, हाँ या ना, तो ये जो हाँ या ना के बीच में हाइफन लगता है उसको हटाने की बात की जा रही है, ठीक है? तो ये डी हाइफेनेशन है। ये क्या है डी हाइफेनेशन? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? डी हाइफेनेशन के बारे में। दो देश के साथ स्वतंत्र तरीके से व्यवहार करने की नीति, जिनके बीच प्रतिकूल संबंध है, इसी को हम लोग डी हाइफेनेशन कहते हैं। दो देश जिनके बीच में व्यापार हो रहा है और इसके लिए नीति बनाई गई है, लेकिन इनके बीच में प्रतिकूल संबंध है, यानी पॉलिसी ऑफ डीलिंग विद टू कंट्री हैविंग एडवर्स रिलेशनशिप इन इंडिपेंडेंट मैनर, तो यही इसको डीहाइफेनेशन कहा जा रहा है। यानी भारत है, रशिया के साथ भी उसको वो कर रहा है अपना ट्रेड, और अमेरिका के साथ भी ट्रेड कर रहा है, दोनों प्रतिकूल मैनर में, लेकिन दोनों का बातचीत अलग अलग तरीके से है। तो भारत की डिप्लोमेसी में अभी डीहाइफेनाइजेशन जैसे शब्द काफी न्यूज में रहे हैं इंडियन डिप्लोमेसी में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्लाइनिंग लेडी इज फेमस पेंटिंग ऑफ। ये रिक्लाइनिंग लेडी एक पेंटिंग है, ये किसकी फेमस पेंटिंग है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, समय लीजिए, समय लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में है। मैं कोशिश करूंगी ज्यादातर कि हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में ही रहे, लेकिन क्वेश्चन लंबे होते हैं तो होता है ऐसा। राजा रवि वर्मा जो कि रिक्लाइनिंग लेडी का पेंटिंग बना रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग
कैन बी द रीजन फॉर कंडक्टिंग अ रीपोल इन जनरल इलेक्शन। क्यों आपके जनरल इलेक्शन में वापस से पोलिंग होती है, वापस से पोलिंग होती है, ठीक है। तो जनरल इलेक्शन में वापस से पोलिंग कब होती है? ठीक है, क्या बताएंगे? हिंदी में भी देखिए। देखिए लिखा हुआ है कि बूथ कैप्चर हो गया, ठीक है, दंगा हो गया, ठीक है, ईवीएम खराब हो गया, ठीक है, लेकिन डेथ ऑफ एनी कैंडिडेट का डेथ नहीं। अगर ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के किसी नेता का डेथ हो रहा है जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, तभी ये एडजॉर्न होगा। पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट होने चाहिए, लेकिन वो एनी कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के कैंडिडेट होने चाहिए। थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन है। आप ये नहीं सोच सकते कि कैंडिडेट का मतलब है कि वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के ही हैं। यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का मतलब है कि वो पार्टी जो है, वो जो पार्टी है, वो जो कैंडिडेट है वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के सदस्य होने चाहिए। 3 यहाँ पर सही है, सभी सही आप नहीं बता सकते हैं। मृत्यु किसी भी उम्मीदवार की नहीं, जो मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है, उन्हीं का यहां पर मृत्यु कंसिडर किया जाएगा। जहांपना, ये शहर का निर्माण किया गया था, द सिटी ऑफ जहांपना। तो ये शहर का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तुगलक के समय में किया गया था, है ना, तो तुगलक हो जाएंगे। ये शहर जो है वो तुगलक के समय में, यानी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ये सवाल है। ये क्वेश्चन जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में ये सवाल है। क्या है क्वेश्चन? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से हम क्या समझ रहे हैं? ओके, न्यू अलर्ट इंडिकेटर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आर डिजाइन्ड टू डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटीज दैट मे बी रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। यानी कि बोला जा रहा है कि जो नए इंडिकेटर्स हैं, नए अलर्ट संकेतक हैं, वो संदिग्ध लेन देन या गतिविधि का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। इन संकेतकों का उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय खुफिया इकाई को संदिग्ध गतिविधि की निगरानी रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है, ओके। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? उसके बाद क्या बताया जा रहा है? न्यू अलर्ट इंडिकेटर्स, ये सिर्फ बैंकिंग संस्थानों में ही पर लागू हो रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होना चाहिए, पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए, इस पर यह सवाल पूछा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होना चाहिए, पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए, इस पर यह सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसको देखेंगे। ऐसा कैसा हो सकता है कि ये सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के लिए हो? ओनली बैंकिंग सिस्टम थोड़ी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पीएमएलए जो है वो न्यू अलर्ट संकेतक हैं जो केवल बैंकिंग संस्थानों पर ही लागू हो सकते हैं, है ना। तो 2 कथन यहाँ पर सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ये आप यहाँ पे एलिमिनेट करके बना सकते थे। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में। अंटार्कटिक ट्रीटी सुर्खियों में रही है, तो क्या समझ रहे हैं हम अंटार्कटिक ट्रीटी को लेकर? कौन सा कथन सही है? क्या भारत जो है वो मूल सिग्नेटरी था? क्या भारत जो है वो मूल सिग्नेटरी था?
अंटार्कटिक ट्रीटी कब की है, भारत ने कब साइन किया? अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 की है, भारत ने साइन किया है 1983 में। तो मूल तो नहीं है, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। GANHRI, सारे क्वेश्चंस लंबे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो बोला जा रहा है कि it is only non-UN body whose internal accreditation system is based on the compliance of the 1993 principles that grant access to UN committee. According to its rating, NHRI with B status can participate in GANHRI meeting but are unavailable to vote, hold governance position. ये सब क्या है? ये नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस के बारे में है और उसका जो ग्लोबल अलायंस है उसके बारे में ये कथन लिखा हुआ है। तो ये क्या बताया जा रहा है कि जो आपका ग्लोबल अलायंस है ये एकमात्र गैर संयुक्त राष्ट्रीय निकाय है जिसकी आंतरिक मान्यता प्रणाली 1993 के पेरिस सिद्धांत के अनुपालन पर आधारित है। यानी कि ये यहां से आप ये समझिएगा कि यूएन का बॉडी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो बन रहा है वो यूएन का बॉडी है, नहीं है, ठीक है। इसकी रेटिंग के अनुसार 20 तिथि वाले NHRI GNHRI बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान या शासन पदों का अधिकार नहीं ले सकते हैं। सभी देशों में ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हैं, NHRI है, लेकिन NHRI अगर का उसका स्टेटस अगर B है तो आप भाग ले सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते, आप उसके कोई इसके पोस्ट पे नहीं बैठ सकते हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है। मेरा मकसद था आपको बताना कि नहीं, ये यूएन का बॉडी नहीं है। क्लैरिटी है? क्वेश्चंस अगर आपको लग रहे हैं कि बहुत टफ है, बार बार बच्चे कहते रहते हैं, उसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट के बारे में, वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट के बारे में। क्या है वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, राइट? तो वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट जो है ये लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। क्वेश्चन इजी हो या टफ वो तो एग्जाम में ही पता चलेगा, आपको मेहनत करते जाना है। कोई भी टॉपिक अगर आपको दिखता है नया, अभी भी टाइम है, आप उसको बस एक राउंड उसको रीड कर लीजिए, एक लाइन की बात होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो दिस विल बी ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।